हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पर। कल हम लोग ने प्रश्नोत्तर संख्या 1 से 5 देख लिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाइए यार, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप उसको पढ़ सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखा है और वहाँ से आप लोग जाके पढ़ लीजिए, ठीक है ना। और ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है, इसमें हम लोग प्रश्नोत्तर संख्या 6 पंचलाइट कहानी का सारांश और जो भी आगे वाले क्वेश्चन है वो सारे सारे देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये प्रश्नोत्तर नंबर 6 है और यहाँ पे हम लोग 302 DU पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। 302 DU पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये 2022 के लिए भाई साहब जाइएगा, छापिएगा। इस बार 95 नंबर हिंदी में आना चाहिए, कुछ भी हो जाए हमें नहीं सुनना। आपको हिंदी में 95 नंबर स्कोर करना ही करना है। कल मैंने बता दिया था कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है, ब्राह्मण है। आनंद कादम्बिनी किसकी है, बद्री नारायण चौधरी की। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की। दीप दीनमान अज्ञे की। तो देखिए हर एक पॉइंट को मैंने कवर किया है अच्छी तरीके से। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसे मैंने छोड़ दिया हो। हर चीज़ को मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पे कवर करते हुए पढ़ाया है ताकि आप लोगों को वो चीज़ें अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। वो चाहे आपका गद्यांश हो या फिर बात करें पद्यांश की, या फिर बात करें हम लोग कवि का जीवन परिचय, या फिर बात करें हम लोग लेखक का जीवन परिचय, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग अगला देखेंगे अब पंचलाइट। पंचलाइट अथवा ध्रुव कहानी की कथा वस्तु का सार लिखिए, जो कि 5 अंकों का है और 80 शब्दों में इसको लिखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या देखते हैं, पंचलाइट वाला। तो चलिए देखते हैं पंचलाइट। आप लोग डाल लीजिए हेडिंग, यहाँ पे पढ़ते हैं यार, पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आराम से ईयरफोन को अपने कान में डाल लीजिए और वो तैयार हो जाएगा। ये एक बच्चे के द्वारा सॉल्व कराया गया है, क्योंकि बच्चे जो होते सॉल्व करते हैं तो आपको वो कमियां भी मैं इसमें बता देता हूँ जो कि आपको नहीं करना। मैं करूँगा लिखूँगा तो उसको बहुत अच्छी तरीके से लिखूँगा, लेकिन बच्चे लिखेंगे तो कमियां निकालेंगे। और जब कमियां करेंगे तो मैं उसको समझाऊंगा कि हाँ देखिए यहाँ पे ये कमी किया है। तो सबसे पहला चीज़ आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चे ने कहीं कहीं पंच लाइट, तो पंच लाइट लिख दिया है, लाइट लिखना है आपको। तो ये सब सारी गलतियां मैं अभी आपको बताने वाली हूँ किस प्रकार से लिखना है। महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। अशिक्षित लोग मतलब उनको शिक्षा का अभाव है, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता है। उन्होंने रामनवमी के मेले में से पेट्रोमैक्स, अब देखिए बच्चा क्या किया, यहाँ पे पेट्रो लिखा है लेकिन आपको यहाँ पे लिखना है पेट्रो। क्या लिखना है, पेट्रोमैक्स। पेट्रोमैक्स खरीदते हैं, यहाँ पे वो खरीदा, इन्होंने क्या लिखा है खरीदा, लेकिन आप लिख सकते हैं खरीदते हैं, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। बच्चे ने क्या लिखा, पंचलाइट। आपको हिंदी सुधारना है, हिंदी को अच्छी तरीके से आपको लिखना है। पंचलाइट देखने के बाद टोली के सभी बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द आए और सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले पूजा पाठ कर लो। सब उत्साहित थे, यानी कि जब पेट्रोमैक्स देखे तो बहुत सारे बच्चे क्या थे, उत्साहित थे। परंतु समस्या यह उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। भाई साहब सब मस्त तो थे लेकिन पंचलाइट जलाने वाला कोई नहीं था। इस टोली में एक गोधन नाम का युवक भी रहता था। वह मुनरी नामक एक युवती से क्या करता था, प्रेम करता था। बच्चे ने लिखा तो सही है लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे ने क्या किया, हिंदी में मिस्टेक किया। तो आप हिंदी अच्छी तरीके से लिखिएगा, नहीं तो एग्जामिनर नंबर काट देगा। भैया शुरू की 2 लाइन आप अच्छे से लिख दीजिएगा, बीच में कुछ भी भरेंगे चलेगा, लेकिन शुरू की 2 लाइन आप लोग को हिंदी अच्छे से लिखना है, राइटिंग बैठा कर लिखना है। ये गलती आप लोग मत करिएगा, ठीक है ना। आगे क्या है, मुनरी की माँ ने पंचों से शिकायत करके गोधन को जाति से निकाल रखा था। अब गोधन की शिकायत क्यों की गई थी, पंचों से इसलिए गोधन की शिकायत की गई थी। मुनरी की माँ ने किया था, मुनरी की माँ का नाम है गुलरी, कि भाई साहब जो गोधन है मेरी बेटी को लाइन मारता है, जब देखिए तब वो गाना गाकर निकलता है, तो इसलिए जाति से निकाल दिया गया था। इसीलिए वह उसके घर के सामने सिनेमा का गाना गाकर निकलता था। देखिए यहाँ पे है इसलिए क्यों निकाला गया, क्योंकि वह यानी कि गोधन घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता था। किसके घर के सामने से,
गुलरी काकी के सामने से मुनरी के लिए, क्योंकि मुनरी से क्या करता था गोधन, प्रेम करता था। लेकिन मुनरी को यह बात पता चला कि गोधन ही पंचलाइट जला सकता है। लेकिन मुनरी को यह चीज पता था कि जो गोधन है वो समझदार है, पढ़ा लिखा है, तो वह पंचलाइट को जला सकता है। उसने चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा दी। पंचों ने भी पुनः गोधन को जाति में वापस ले लिया, क्योंकि गोधन जो है पंचलाइट को जला दिया। गोधन पंचलाइट जला देता है, जिसके कारण सब लोग खुश होकर गोधन को बोलते हैं, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सिनेमा के गाने। आपका 7 खून माफ कर दिया है, आप चाहे जितना हो सके उतना सिनेमा का गाना गाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुनरी की माँ गोधन को खाने का निमंत्रण देती है। पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। बस काम खत्म। क्लियर है ना, इतना हो गया। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या देखिए 7वां है। अब 7वां जो है वो अपने अकॉर्डिंग आप उत्तर दीजिएगा। स्वपठित खंड काव्य है, यह आपके जिले के अकॉर्डिंग होता है। अगर आप कहेंगे तो मैं एक एक करके पूरा पूरा आंसर करवा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा ना। एक एक करके मैं पूरा का पूरा आंसर करवा दूंगा खंड काव्य वाला, आप लोग चिंता मत करिएगा। चाहे मुक्ति यज्ञ का हो, सत्य की जीत पर हो, रश्मि रति पर हो, आलोक वृत्त हो, या फिर श्रवण कुमार वाला हो, या फिर त्याग पथी हो, ये आपके जो हैं छवो हम लोग खंड काव्य आपका पढ़ा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। उसका स्पेशल वीडियो रात में 12 से 1 के बीच अपलोड होगा। अब कहेंगे सर 12 से 1, क्योंकि भाई साहब उस समय कोई पढ़ता नहीं, इसलिए मैं अपलोड कर दूंगा, फिर बच्चे सुबह उठेंगे प्लेलिस्ट से जाएंगे पढ़ लेंगे। क्लियर है ना, उसकी आप चिंता मत करिएगा, उसको मैं आपको करवा दूंगा। लेकिन यहाँ पर हम इस वीडियो में हम लोग गांधी जी वाला देखने हैं, गांधी जी वाला देखेंगे। आलोक वृंत, आलोक वृंत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो आप लोग कैसे लिखेंगे देख लीजिए। यहाँ पे गांधी जी का चरित्र चित्रण आपको हेडिंग डालना है, इसी प्रकार प्रश्नोत्तर संख्या बढ़िया ऊपर डाल देंगे। फिर क्या लिखेंगे, आलोक वृंत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी के चरित्र चित्रण की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, सामान्य मानवीय दुर्बलताएं। गांधी जी का आरंभिक जीवन एक साधारण मनुष्य की भली भांति मानवीय दुर्बलताओं वाला रहा। दूसरे, ये देश प्रेमी थे। कौन थे, गांधी जी थे। आलोक वृंत में यहाँ देखिए बच्चे ने क्या किया, हिंदी बहुत गलत लिखा है। आप लोग अगर इस प्रकार लिखेंगे तो नंबर भैया कट जाएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। आलोक वृंत में गांधी जी के चरित्र की सर्वप्रथम विशेषता उनका देश प्रेम है। वे देश प्रेम के कारण अनेक बार अच्छे से लिखिएगा, यहाँ पे बार देखिए सही से लिखिएगा, कारागार मतलब जेल जाते हैं, जहां उन्हें अंग्रेजों के अपमान अत्याचार सहने पड़ते हैं। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, सत्य की जीत। सत्य और अहिंसा के प्रबल समर्थक कौन थे, गांधी जी थे। गांधी जी देश की स्वतंत्रता केवल सत्य और अहिंसा का मार्ग द्वारा ही प्राप्त करना चाहते थे। क्लियर है इतना। उसके बाद देखिए चौथा पॉइंट लिखा गया है, दृढ़ आस्तिक। गांधी जी पुरुषार्थी हैं तो भी वे ईश्वर की सत्ता में अटूट विश्वास रखते हैं। स्वतंत्रता प्रेमी कौन, गांधी जी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि गांधी जी स्वतंत्रता प्रेमी थे। गांधी जी का मूल उद्देश्य को कुछ भी मानने को तैयार थे, मतलब कि जो गांधी जी का मूल उद्देश्य था वो भारत को स्वतंत्र करवाना था। स्वतंत्र मतलब उसको मुक्त करवाना था अंग्रेजों से, जिसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। मानवतावादी, गांधी जी मानव में अंतर नहीं मानते थे, वे सबके लिए समानता के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। ये विश्वास ऐसे लिखा जाएगा, विश्वास, इस प्रकार से विश्वास लिखा जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से करते थे। सातवां यहाँ पे पॉइंट है, क्या है, भावनात्मक राष्ट्रीय और हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक कौन थे, गांधी जी थे। गांधी जी विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओत प्रोत थे। वे सभी को सुखी व समृद्धि देखना चाहते थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम को भाई भाई की तरह प्रेरणा दी। क्या दी, प्रेरणा दी। उसके बाद अब यहाँ पे खंड ख शुरू होता है, देख लेते हैं खंड ख क्या है आपका। तो जो खंड ख है वो आपका संस्कृत वाला है। देखिए यहाँ पे
ख है यहाँ पे संस्कृत वाला है, ठीक है ना, ये क्या है आपका संस्कृत है। और इन्होंने जो संस्कृत वाला आपका गद्यांश आता है वो 7 अंकों का होता है, देख लीजिए। लेकिन इन्होंने ये वाला सॉल्व किया, महामना वाला सेकंड वाला सॉल्व किया है। महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पट्टु पत्रकारिचा शीत से लेकर स्वभाव एवा शीत तक है। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवा शीत तक इसका इन्होंने आंसर किया है। तो देख लेते हैं इसको कैसे लिखेंगे आप लोग। सबसे पहले संदर्भ हेडिंग डालेंगे। अब संदर्भ में क्या लिखेंगे, यह गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से उद्धृत है। संदर्भ में क्या लिखेंगे, याद रखिएगा, यह गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से क्या है, उद्धृत है। अनुवाद में क्या लिखेंगे, महामना विद्वान एक धार्मिक नेता एवं कुशल पत्रकार थे, किंतु इनका सर्वोच्च गुण जनसेवा ही था। जहाँ कभी ये दुखित और पीड़ित देखते थे, जहाँ कभी ये किसी को, यहाँ पे रहेगा, जहाँ कभी ये किसी को दुखित और पीड़ित देखते थे, वहीं शीघ्र उपस्थित होकर सब प्रकार की सहायता करते थे। प्राणियों की सेवा इनका स्वभाव ही था। तो आप लोग जब इसका हिंदी लिखेंगे तो भाई साहब बेहतर लिखिएगा। मैं तो यहाँ पे समझा रहा हूँ, वैसे ही याद हो ही गया होगा आप लोगों को, बार बार मैं आपको करवा रहा हूँ अनेक वीडियोस के माध्यम से, आपको याद हो जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। भाई साहब आपको छापना है, स्कोर करना है 95, कुछ भी हो जाए, एकदम मोटिवेशन के साथ यार, क्या है कोई दम नहीं है इसमें, आराम से आपका स्कोर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे 8 का ख है। ख क्या है आपका, श्लोक है। श्लोक कितने नंबर का आता है, 7 नंबर का आता है। श्लोक क्या होता है आपका, 7 नंबर का आता है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको तैयार कर लीजिए। तो इसको तो आप श्लोक वाला तैयार कर लीजिएगा, श्लोक इतना ज़्यादा वो नहीं है, आप लोग कर ही लेंगे। चलिए हम लोग डायरेक्ट 9वां पे चलते हैं। अब ये 9वां प्रश्न क्या है देख लीजिए, चलिए पूरा करवाते। देखिए ये तो मुहावरे वाला तो आपको ऐसे याद हो जाएगा, आप लोग इसको देखिए समझिएगा, मैं एक एक करके यहाँ पे आपको समझाते हुए चलूँगा। देखिए सबसे पहले है यहाँ पे क्या है, 9वां क्या है, 9वां है यहाँ पे मुहावरे और लोकोक्तियाँ। यहाँ पे है निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर आप वाक्य प्रयोग कीजिए। क्या देना है आपको, वाक्य प्रयोग करना है। कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। सबसे पहला है आंख का तारा होना। आंख का तारा होना मतलब क्या होता है, अति प्रिय होना। क्या हो जाएगा, अति प्रिय होना। आंख का तारा होना मतलब अति प्रिय होना। इसका वाक्य प्रयोग क्या लिखेंगे, सभी बच्चे अपने माता पिता के आंख का तारा होते हैं। याद रखिएगा, आंख का तारा होना अर्थात अति प्रिय होना, यानी कि वाक्य प्रयोग क्या लिखेंगे, सभी बच्चे अपने माता पिता के आंख का तारा होते हैं। यहाँ सेकंड वाला है नाक में नकेल डालना। क्या है, नाक में नकेल डालना, यानी कि नियंत्रण में रखना। क्या हो जाएगा, नियंत्रण में रखना। वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, रमेश ने मैनेजर बनकर सबकी नाक में नकेल डाल दी है। मतलब रमेश जब से बैंक में मैनेजर बना तब से बैंक को अपने नियंत्रण में रख लिया है। जैसे कि जब से आप माँ बाप बन जाएंगे तो आप घर को नियंत्रण में कर लेंगे, अपने बच्चे को नियंत्रण में करके रखेंगे। तो बस इसका क्या हो जाएगा, वाक्य प्रयोग हो जाएगा। फिर है सावन हरे न भादो सूखे। इसका क्या है, एक ही स्थिति में रहना। एक ही स्थिति में रहना, ठीक है। अब सावन हरे न भादों सूखे, एक है स्थिति में रहना। इसका वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, सरकारें बदलती हैं लेकिन किसानों की स्थिति सावन हरे न भादों सूखे जैसी स्थिति है। सरकारें तो बदल रही है लेकिन किसानों की स्थिति एक ही जैसी है, वो चाहे सावन हो या फिर भादों हो, दोनों में दोनों क्या है, सूखे और हरे हैं। अगला है मक्खन लगाना। मक्खन लगाने क्या लिखेंगे आप लोग, खुशामद करना। क्या लिखेंगे,
खुशामद करना। मक्खन लगाना मतलब क्या हो जाएगा? खुशामद करना। वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? अधिकारी उन्हीं का काम करते हैं जो उन्हें मक्खन लगाते हैं। बात समझ आ रही है? अधिकारी उसी का काम करते हैं जो उन्हें मक्खन लगाते हैं। फिर से रिवीजन करवा दे रहे हैं, आप लोगों को याद करना है। मैं यहाँ पे देखिए हर कोई क्या करेगा, एक ही आंसर देता है, लेकिन मैं आपको सारे के सारे आंसर दूंगा। आंख का तारा होना, अति प्रिय होना। वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? सभी बच्चे अपने माता पिता के आंख का तारा होते हैं। नाक में नकेल डालना यानी कि नियंत्रण में रखना। वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? रमेश ने मैनेजर बनकर सबकी नाक में नकेल डाल दी है। सावन हरे न भादो सूखे, इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक ही स्थिति में रहना। वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? सरकारें बदलती हैं लेकिन किसानों की स्थिति सावन हरे न भादो सूखे जैसी रहती है। मक्खन लगाना मतलब खुशामद करना यानी खुशी करना कह सकते हैं। अधिकारी उन्हीं का काम करते हैं जो उन्हें मक्खन लगाते हैं। बात समझ आ रही है? जो आपको समझ में आए बिल्कुल आप लोग बता दीजिएगा, नहीं समझ आ रहा है उसको बता दीजिए, आप लोग कमेंट कर दीजिए। उसके बाद 10वां वाला यहाँ पे 10वां क्या है? निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद का सही विकल्प चयन करके लिखना है। यहाँ पे संधि विच्छेद आपको लिखना है। संधि विच्छेद क्या है यहाँ पे? पहला है साक्षरः। साक्षरः का संधि विच्छेद है स धन अक्षरः, सा धन क्षरः, साक्ष धन रह, से धन क्षरः। तो साक्षरः का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका अ वाला हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका? स धन अक्षरः। स धन अक्षरः। साक्षरः का संधि विच्छेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साक्षरः का संधि विच्छेद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेकंड वाला है नरेंद्र का संधि विच्छेद है नर धन इंद्र, नरा धन इंद्र, न धन रेंद्र या नरे धन इंद्र। तो नरेंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका अ वाला क्या हो जाएगा? नर धन इंद्र। नरेंद्र का क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे थर्ड वाला है। थर्ड वाला क्या है? स्वागतम का संधि विच्छेद है। स्वागतम का संधि विच्छेद क्या है? सुधन आगतम, सुआधन गतम, सुधन आगतम, स्वधन गतम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सुधन आगतम। स्वागतम का क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है ना? आपके एक एक नंबर की एक क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और आपको 3 नंबर आराम से यहाँ पे मिल जाएंगे। ये चीज़ें मैं आशा करता हूँ अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे ख शुरू होता है आपका 11 का ख क्या है? दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। आत्मने शब्द में विभक्ति और वचन है। जो आत्मने है इसमें विभक्ति और वचन कौन सा है? चतुर्थी विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति द्विवचन, द्वितीया विभक्ति बहुवचन, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। तो आत्मने शब्द में विभक्ति और वचन है। तो आत्मने शब्द में जो विभक्ति और वचन है वो कौन सी विभक्ति है? तो वो है चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। आत्मने में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, याद रखिएगा। उसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड वाला क्वेश्चन है नामना। नामना शब्द में विभक्ति और वचन है। नामना में शब्द और विभक्ति कौन सी वचन है? तृतीया विभक्ति एक वचन है, प्रथमा विभक्ति द्विवचन है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन है या षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। तो नामना शब्द में विभक्ति और वचन कौन सी है? आपका सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए वाला हो जाएगा, तृतीया विभक्ति एक वचन। कौन सी है? तृतीया विभक्ति एक वचन है। उसके बाद आपका यहाँ पे 11 का क है। क्या है? शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर आपको लिखना है। जो शब्द युग्म है इसका सही अर्थ चुनकर आपको लिखना है। श्रवण, श्रमण, श्रवण और श्रमण, पाप और पुण्य, सज्जन और दुर्जन, कान और बिच्छू, सावन और परिश्रमी। तो श्रवण और श्रमण का मतलब क्या होता है आपको बताना है। तो जो श्रवण मतलब होता है कान, श्रवण मतलब क्या होता है आपका? कान होता है। क्या होता है? कान होता है। और श्रवण मतलब क्या होता है आपका? भिक्षु होता है। भिक्षु मतलब जो भीख मांगता है, भिक्षु। तो देखिए कान और भिक्षु, श्रवण मतलब कान, श्रवण मतलब भिक्षु, यानी कान और भिक्षु। राइट आंसर क्या हो जाएगा? स वाला राइट आंसर हो जाएगा।
सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से आपको मैं समझा रहा हूँ ताकि आप यार एग्जाम में ना पूरा करके आए, अच्छी तरीके से नंबर गेन करके आए। चलिए अगला है अंश और अंश। अंश और अंश का मतलब क्या हो जाएगा? अंकुर और हिस्सा, हिस्सा और अंकुर, कंधा और हिस्सा, हिस्सा और कंधा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? कंधा और आपका हिस्सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंधा और हिस्सा हो जाएगा। ख वाला यहाँ पे प्रश्न क्या है? निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो सही अर्थ लिखिए। अंबर, चपला, जड़। तो इसमें से आप एक शब्द के दो सही अर्थ लिखना है। एक शब्द के दो सही अर्थ लिखना है। मैं यहाँ पे तीनों का लिखने वाला हूँ। किसका लिखना है? तीनों का। मैं तीनों का बताऊंगा। यही तो यूनिक है यार एसके स्टडी पे, आपको मैं तीनों बताऊंगा। अंबर मतलब क्या होता है? वस्त्र होता है। क्या होता है? वस्त्र होता है। और क्या होता है? आकाश होता है। क्या होता है आपका? आकाश होता है। चपला मतलब क्या होता है? चंचल स्वभाव की स्त्री। चंचल स्वभाव की स्त्री किसका होता है? चपला। और बिजली क्या होता है? बिजली। स्त्री में बड़ी मात्रा रहेगी, बिजली। बिजली ये वाला स्त्री रहेगा, स्त्री। चंचल स्वभाव की स्त्री और बिजली। चपला मतलब क्या होगा? चंचल स्वभाव की स्त्री और बिजली। अंबर का वस्त्र और आकाश हो जाएगा। फिर यहाँ पे है जड़। जड़ का क्या क्या हो जाएगा? आधार स्थल। क्या हो जाएगा? आधार स्थल। और क्या हो जाएगा? आश्रय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आश्रय हो जाएगा। क्लियर है ना? उसके बाद यहाँ पे ग वाला है, वाक्यांशों के लिए एक ही शब्द का चयन कीजिए। अनुकरण करने योग्य। अनुकरण करने योग्य क्या होता है आपका? अनुकरण करने योग्य को हम लोग अनुकरणीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुकरणीय कहते हैं। वन में रहने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? वनवासी कहते हैं। क्या कहते हैं? वनवासी कहते हैं। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे अगला है आपका घ वाला है, दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। हम आपको चारों वाक्यों को शुद्ध करके बताएंगे। सबसे पहले है महादेवी वर्मा विद्वान कवित्री थी। क्या थी? कवित्री थी। तो यहाँ पे लिखेंगे महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा क्या थी? विदुषी। विदुषी कवित्री थी। कवित्री थी। क्लियर है? अध्यापक कक्षा में पढ़ा रही हैं। यहाँ पे क्या है? अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। क्लियर है? फिर यहाँ पे है तुम मेरे से मत बोलो। यहाँ पे क्या लिखोगे? तुम मुझसे मत बोलो। तुम मुझसे मत बोलो। ठीक है? और यहाँ पे है मैं लड़के को पढ़ाया हूँ। मैं लड़के को पढ़ाया हूँ। इसका क्या हो जाएगा? मैंने लड़के को पढ़ाया है। मैंने लड़के को पढ़ाया है। मैंने लड़के को पढ़ाया है। बस। तो इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 6 से 11 तक खत्म कर दिए पूरा। अब यहाँ पे है बचा 12, 13 और 14। तो ये थोड़ा सा बड़ा होगा और इसको मैं विस्तार से बताने वाला हूँ। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें देख लेंगे। पहला वीडियो मैंने इसका जो पार्ट 1 था डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, जाके आप पढ़िए वहाँ से, और इसको आप तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट वाला भी मैं बता दूंगा। हर एक टॉपिक मैं 3 वीडियो में इस पूरे पेपर को मैंने सॉल्व करवा दिया है। और यार वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। 16 फरवरी को बेहतर फोर्ड का नंबर लेके आना है, कुछ भी हो जाए। और अपने दोस्तों के साथ यार वीडियोस को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।